नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम सा, जय माता दी, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश महिवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसका नाम है मनोज सामाजिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और उसमें चल रहा है सामाजिक विकास, और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मनोज सामाजिक विकास के सिद्धांत की, जो हमें एरिक्सन ने दिया है। दोस्तों फटाफट से तैयार हो जाइए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों आइए, बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मनोज सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत के जो जनक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, वो दोस्तों एरिक एरिक्सन है। जी हाँ दोस्तों, एरिक्सन ने इस सिद्धांत को दिया है। एरिक्सन का जो संबंध है वो फ्राइड से है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि फ्राइड के जो काम थे, फ्राइड का जो लिटरेचर था, वो इन्होंने बहुत अत्यधिक पढ़ा था, उनसे ये काफी प्रभावित थे, इसलिए इन्हें नव फ्राइडनवादी माना जाता है, अर्थात कि फ्राइड का इनके ऊपर गहरा प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने अध्ययन में सामाजिक अनुभूतियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ये जो फ्राइड है उनसे प्रभावित थे दोस्तों, लेकिन फ्राइड का जो कंसेप्ट था पूरा का पूरा वो काम प्रवृत्ति को लेकर के था दोस्तों। फ्राइड ऐसा मानते थे कि जो बालक है उसके विकास पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है ना, वो उसकी काम इच्छाओं का पड़ता है, उसकी काम शक्ति का पड़ता है। काम प्रवृत्ति के कारण से ही व्यक्ति का विकास होता है। जबकि दोस्तों जो एरिक्सन है, उन्होंने कहा कि बालक के विकास पर उसकी काम शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। बालक का विकास किस प्रकार से होगा, उसका सामाजिक विकास कैसे होगा, उसका सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, उसका संवेगात्मक विकास कैसे होगा, इसका जो प्रभाव है ना, ये उसकी जो सामाजिक अनुभूतियां हैं ये उससे प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि एरिक्सन एक्चुअल में वैसे तो फ्राइड से बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रेरित थे, लेकिन उनकी काम प्रवृत्ति वाली बात पर उनसे असहमत थे, क्योंकि फ्राइड का ज्यादा फोकस काम प्रवृत्ति पर था, जबकि एरिक्सन ने कहा कि काम प्रवृत्ति का ज्यादा नहीं पड़ता है, ज्यादा पड़ता है उसकी सामाजिक अनुभूतियों का। ठीक है दोस्तों, और यहां पर देखें दोस्तों, एरिक्सन ने जो संपूर्ण मानव जीवन है, उस संपूर्ण मानव जीवन को 8 अवस्थाओं में बांट करके और अपने सिद्धांत को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठ जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि एरिक्सन के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एरिक्सन के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं। उन्होंने पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में मान करके माना है, इसलिए दोस्तों इसे जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लाइफ स्पान थ्योरी जो होता है ना, जीवन अवधि सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो कभी अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि लाइफ स्पैन थ्योरी जो है, जीवन अवधि सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। और जीवन अवधि सिद्धांत में जीवन को कितने भागों में बांटा है, कितनी अवस्थाओं में बांटा है दोस्तों, तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है दोस्तों यहां आगे अपन बात करेंगे कि एरिक्सन ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये किताब आपने 1963 में लिखी है दोस्तों। जी हां दोस्तों, 1963 में एरिक्सन ने एक बुक लिखी है, उस किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, मतलब कि बचपन और समाज, बचपन और समाज। और इसमें आपने ये बताया है इस किताब में कि जो मनुष्य होता है वो केवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, केवल जैविक प्राणी नहीं होता है, केवल मानसिक प्राणी नहीं होता है, बल्कि इनके साथ साथ वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। ही इज आल्सो ए सोशल क्रिएचर, इट नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल क्रिएचर और अ मेंटल क्रिएचर। आपने कहा कि वो केवल केवल जैविक और मानसिक ही नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक है, सामाजिक प्राणी भी है, और सामाजिक पक्ष पर आपने यहां अधिक महत्व दिया है। अपने सिद्धांत में देखें दोस्तों, एरिक्सन ने जो अपना थ्योरी दिया है,
ठीक है, उनका पूरा का पूरा जो अध्ययन है उसमें उन्होंने जो इंडिविजुअल है, एक्चुअल में जो व्यक्ति खुद है, व्यक्ति क्या होता है उस पर बात की है। उसका जो इमोशनल सेगमेंट है, जो उसका संवेगात्मक पक्ष है, उसको अपने अध्ययन में आपने शामिल किया है। उसका जो कल्चरल पार्ट है, सांस्कृतिक पक्ष है, उसको सम्मिलित किया है। और साथ साथ में उसका जो सोशल एस्पेक्ट है, जो सामाजिक पक्ष है, उसको आपने सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर बात करें मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में दोस्तों, कभी सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप याद रखेंगे कि 4 पक्षों को आपने सम्मिलित किया है। व्यक्तिगत को सम्मिलित किया है आपने, उसमें संवेगात्मक को सम्मिलित किया है, सांस्कृतिक को सम्मिलित किया है और सामाजिक पक्ष को दोस्तों आपने क्या किया है, सम्मिलित किया है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि जब आपकी जो सामाजिक अनुभूतियां है ना, उन सब का इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों एरिक्सन का जो सिद्धांत है जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसमें दोस्तों आपने कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों? इसमें आपने 8 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों ये है एरिक्सन की 8 अवस्थाएं जिन्हें आप देख सकते हैं। पहली अवस्था है दोस्तों जिसको नाम दिया है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है दोस्तों, पहली जो अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे हम कह सकते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसका टाइम पीरियड जो है ना दोस्तों वो है जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो अवस्था है मनोसामाजिक विकास की जिसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दोस्तों इसका समय है 0 से लेकर के 1.5 वर्ष या जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष। और दोस्तों फ्राइड के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो हम इसे मुख्य अवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या है कि बालक जो है जब पैदा होता है और जब लगभग वो 1.5 साल का होता है, तो अगर हम उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे होते हैं तो ऐसा जो बालक होता है ना, उसमें सब लोगों के प्रति विश्वास जागृत हो रहा होता है। और यदि दोस्तों बालक अभाव में रहता है, उसकी ज़रूरतें की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर वो जब बड़ा होता है, आगे जाता है, तो फिर उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, उनको अविश्वास होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की जो सामाजिक अनुभूतियाँ होती हैं वो उसका विकास करती हैं। अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं बच्चे की, तो बच्चे में क्या हो जाएगी सामाजिक अनुभूति, विश्वास, वो हर बालक पर, हर व्यक्ति पर, सब पर विश्वास करेगा। और यदि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल सब पर मिसट्रस्ट करेगा, वो किसी को भी विश्वास योग्य समझेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरी दोस्तों जो अवस्था है उसे कहा है आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा, अर्थात ऑटोनोमी वर्सेस डाउट और गिल्ट। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज है दोस्तों वो है ऑटोनोमी वर्सेस डाउट ऑब्लिक गिल्ट। मतलब कि ये जो अवस्था है ना दोस्तों, ये अवस्था है, इसकी अपन बात करेंगे तो ये अवस्था है दोस्तों, ये 1.5 से लेकर के 3 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक माना जाता है, और इसे हम गुदी अवस्था के अंतर्गत भी रख सकते हैं। अब दोस्तों वही वाली बात है, मतलब ये जो अवस्था है ना, ये अपनी पहली अवस्था से प्रभावित रहेंगे। मतलब कि अगर जो स्ट्रीम से चल रहा है, ये 2 स्ट्रीम हो गए दोस्तों, ये सकारात्मक स्ट्रीम हो गया है दोस्तों और ये नकारात्मक स्ट्रीम हो गया है। 2 धाराएं यहाँ पर चल रही हैं। बच्चे की जो सामाजिक अनुभूति है उसके हिसाब से उसमें सकारात्मक और नकारात्मक 2 पक्षों का संचार होता है। तो अगर बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है बचपन में, जब वो छोटा होता है, तो उसमें विश्वास हो जाएगा। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो हो जाएंगे आत्मनिर्भर। अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, उस काम को आपने अप्रिशिएट किया है, उसको करने दिया है, उसमें आपने टोका टोकी नहीं की है, तो ऐसा बच्चा दोस्तों क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है और उसमें आप मीन मेक निकालते हैं, उसे बार बार टोकते हैं, उसको आप गलत ठहराते हैं, उसको आप अपने नियंत्रण में ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसा जो बालक है ना दोस्तों, उसको लगेगा कि यार मैं इस काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता हूँ, तो उसको अपने ऊपर शक या संदेह पैदा हो जाता है। और इस प्रकार का बालक दोस्तों कैसा हो जाता है, फिर वो लज्जा वाला बालक बन जाता है। ठीक है, तो तीसरी जो अवस्था है यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, वो है पहल बनाम अपराध बोध, जिसे अपन कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहल इनिशिएटिव और अपराध बोध को अपन गिल्ट कहते हैं दोस्तों, और इसका टाइम पीरियड है 3 से लेकर के 5 वर्ष।
और अगर फ्राइड की अवस्थाओं में अपन जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ हम इसे लैंगिक अवस्था के अंतर्गत रखते हैं मनोविश्लेषणवाद के हिसाब से, क्योंकि जो एरिक्सन है वो भी फ्राइडवादी है, नव फ्राइडवादी है, और मनोविश्लेषणवाद से उनका थोड़ा बहुत संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन देख रहे हैं, तो फिर वही वाली बात है दोस्तों कि विश्वास के बाद में आत्मनिर्भरता। अब ऐसे बालक जिनको आप कोई काम करने दे रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वो दोस्तों क्या करेंगे, वो किसी भी काम को करने की पहल करेंगे, किसी भी काम को इनिशिएट करेंगे। ठीक है ना। और दूसरी तरफ जिनको रोका जाता है, जिनके कामों में कमियां निकाली जाती हैं, तो उनको अपने ऊपर डाउट होता है, तो फिर वो अपने आप में गिल्टी फील करते हैं कि यार मैं पता नहीं इस काम को कर भी पाऊंगा या इस काम को नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। ठीक है। और चौथी अवस्था है दोस्तों, ये है परिश्रम / उद्यमिता बनाम हीन भावना। ठीक है। तो इसे अपन कहेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, है ना दोस्तों। इसे अपन क्या कहेंगे, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये जो होती है दोस्तों, ये 5 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, मतलब कि ये पूरी की पूरी अपनी बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था का टाइम है दोस्तों, देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रकार के सवाल हम लोगों से पूछ लेता है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि ये चौथा वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो पूरा पार्ट है जिसको अपने सुषुप्त अवस्था के अंतर्गत लिया है, ये बेसिकली जो हमारी बाल्यावस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों, बाल्यावस्था। ठीक है। तो बाल्यावस्था में कौन सा वो सवाल पूछेगा कि एरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं हैं उसमें कौन सी अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो आपको देखना है कि परिश्रम और या उद्यमिता जो है वो बनाम हीनता का जो भाव है वो किस में आता है, बाल्यावस्था में आता है। मतलब इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी का जो स्टेज है दोस्तों, वो किस में आता है, वो आपके चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है दोस्तों कि जो बालक इस सकारात्मक पक्ष से चल करके आ रहा है, वो बच्चा जो है वो किसी भी काम को करने के लिए क्रियाशील होता है, वो उद्यमशील होता है, वो उसके लिए लेबर करता है, परिश्रम करता है। दूसरी तरफ ये दूसरे जो उसकी सामाजिक अनुभूति होती है, ऐसे बच्चों में हीन भावना आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इन कामों को ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन बच्चों के अंतर्गत आ जाता है। अगर उनके कामों में मीनमेक निकाली जाती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है, उनको काम करने के मौके इस प्रकार से नहीं दिए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये 4 अवस्थाएं हो गई। 5वीं जो दोस्तों अवस्था है वो है तादात्म्यीकरण या पहचान। तादात्म्यीकरण या पहचान बनाम संभ्रांति या भूमिका द्वंद्व। और दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है ना वो है 12 से 18 वर्ष। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ वही है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार सवाल एग्जाम में आ चुका है कि एरिक्सन के कौन सी अवस्था को किशोरावस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये 5वें नंबर की जो हमारी अवस्था है, तो देखिए अपन सीधी बात करते हैं। चौथी अवस्था में तो कौन आ गया, बाल्यावस्था, और 5वीं में दोस्तों कौन आ गया, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का संबंध है आपकी 5वीं अवस्था से, जिसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी वर्सेस डिफ्यूजन का जो आपका स्टेज है, जो 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है, ये शो मतलब रिप्रेजेंट करता है आपके एडोलसेंस को। किशोरावस्था को दोस्तों बताता है, इसमें है कि यहाँ पर यो सकारात्मक जो अनुभूतियां बालक की चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, उस बालक को पहचान के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, उसके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अपनी पहचान को लेकर के, वो अपनी आइडेंटिटी इजी वे में बना लेता है, उसको अच्छे अच्छे काम करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो नकारात्मक जो हमारा स्ट्रीम है, जो नकारात्मक सामाजिक अनुभूति है बालक की, अगर बच्चा यहाँ से लेकर के आ रहा है तो हमेशा वो कन्फ्यूज रहता है, उसके अंदर भूमिका द्वंद रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। आप कई बार किशोरों को देख रहे होते हैं, कुछ किशोर परेशान रहते हैं कि वो क्या करें कि वो सब लोग उनको मान लें, मतलब वो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अच्छा उनसे नहीं हो पाता है, हमेशा वो थोड़े से मतलब शक के दायरे में रहते हैं बालक। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है दोस्तों, ये तादात्म्यता या पहचान बनाम संभ्रांति या भूमिका द्वंद, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी वर्सेस डिफ्यूजन की जो स्टेज है वो है 12 से 18 वर्ष। आगे दोस्तों बात करते हैं, 6ठी जो अवस्था है उसे कहेंगे घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। ठीक है दोस्तों, और ये जो समय है ये माना गया है 18 से 35 वर्ष तक, और ये किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है हम जिसे पूर्व प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं या हम जिसे युवा अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखा गया है कि इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन,
इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो स्टेज है वो 6 स्टेज है दोस्तों, और इसका टाइम पीरियड है 18 से 56 वर्ष। दोस्तों जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप वैसा वैसा याद करते जाइए, मेरी गारंटी है कि एग्जाम में आपका सवाल गलत नहीं होगा। और दोस्तों इस प्रकार के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा? छठा नाम क्या है दोस्तों? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। उसका एज क्या है दोस्तों? 18 से 35 वर्ष। क्या एज है उसका? 18 से 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर सकारात्मक अनुभूति है तो बच्चे में अपने कार्य के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति घनिष्ठता आती है, इंटीमेसी आती है। दूसरी तरफ अगर उसमें नकारात्मकता आ रही है तो वो अपने आप को उनसे दूर करना चाहता है, अलग रहना चाहता है, एकाकीपन उसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, ये बात इसके अंतर्गत होती है। और दोस्तों सातवीं जो बताई है उन्होंने अपनी अवस्था, वो है उत्पादकता या सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता या ठहराव। ठीक है, हम जिसे दोस्तों कहेंगे क्रिएटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। क्रिएटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, ये सातवीं अवस्था है दोस्तों, और इसका समय है 35 से 65 वर्ष, और इसे हम प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सातवीं जो अवस्था है उसका रिलेशन जो है वो क्रिएटिविटी से है और स्टैग्नेशन से है। तो ये जो बालक हैं जो सकारात्मक सामाजिक अनुभूति को लेकर के चल रहे हैं वो हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं, वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस करते रहते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ वो अपने मस्तिष्क में लेकर के आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो नकारात्मक अनुभूतियां रखते हैं, ऐसे जो बालक है ना दोस्तों, वो बाद में इनएक्टिव हो जाते हैं, स्टैग्नेशन के शिकार हो जाते हैं, उनके कामों में ठहराव आ जाता है, वो हताश या निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। और अंतिम जो आठवीं आपने स्टेज बताई है ना दोस्तों, उसको अपन कहते हैं संपूर्णता या ईमानदारी। संपूर्णता या ईमानदारी बनाम हताशा या निराशा। हताशा या निराशा दोस्तों हम जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रेटिव वर्सेस कैपेस्पेयर। इंटीग्रेटिव वर्सेस कैपेस्पेयर। और दोस्तों ये जो है अंतिम आपकी अवस्था है जो 65 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, तो हम इसे वृद्धावस्था के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि अगर बालक सकारात्मक अनुभूतियों को लेकर के चल रहा है प्रारंभ से ही, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि उनका जीवन संपूर्ण हो गया है, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है, उन्हें अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने व्यवसाय से कोई शिकायत नहीं रहती है, वो सक्सेसफुल माने जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर नकारात्मक अनुभूति लेकर के बालक चल रहा होता है तो उम्र के अंतिम पड़ाव में वो हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करता है, हताश और निराश महसूस करता है। तो दोस्तों ये है मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं जो एरिक्सन ने बताई है। दोस्तों फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें आप इस बात को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है दोस्तों उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।